नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्यू 2.0 में। आज हम लोग करने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जिसमें बिहार शिक्षक बहाली बीपीएससी द्वारा 2.0 में जो माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए होंगे, है ना, जो कक्षा 9 और 10 के लिए होंगे। सब्जेक्ट की बात करते हैं तो इसमें सामाजिक विज्ञान में सोशल साइंस में आते हैं, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये पूरे एनसीईआरटी और एसटीईआरटी पे आधारित हैं। इसमें आज हम लोग करने वाले हैं पूरे सामाजिक विज्ञान के पूरे 80 क्वेश्चन और सामान्य अध्ययन का भाग 2 में 40 क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए आप लोग। आज का पहला क्वेश्चन इतिहास का बोल रहा है कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। बोल रहा सत्यशोधक समाज के संस्थापक, इसका क्या हो जाएंगे, ज्योतिषमा फुले, है ना। ज्योतिषमा फुले जो कब किए गए थे, 1873 में। बात करते हैं कब, 1873 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। सन 1930 में कांग्रेस का सबने अवज्ञा आंदोलन इतना प्रभावी हुआ कि बिहार के निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज कई महीनों तक गायब हो गए। वो कौन थे सर? तो इसका हम लोग बात करते हैं तो क्या हो जाएंगे, बढ़ी, है ना, वढ़ी। इसको बरही भी बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, बरही के नाम से जानते हैं ना, बरही। सन 1930 में कांग्रेस का सबने अवज्ञा आंदोलन का इतना प्रभावी हुआ कि बिहार के निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज का कई महीनों तक गायब हो गए थे। वो थे बरही से या बढ़ी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को हम 2 बार पढ़ देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से रिवीजन हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, बोला निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका सत्य कथन का चयन कर लेते हैं हम लोग। इसका क्या हो जाएगा, सत्य कथन, भारत, क्या बोल रहा है कि भारतवर्ष में स्वर्ण सिक्कों का चलन हर्षवर्धन द्वारा आरंभ किया गया था, है ना। भारत में स्वर्ण सिक्कों का चलन हर्षवर्धन के द्वारा क्या किया गया था, आरंभ किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोल रहा है कि मुगल चित्रकला में किस शासक का युग स्वर्ण युग कहा जाता है। तो किस शासक युग, जहांगीर के शासन का युग स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ सूची 1 दिया गया, एक तरफ सूची 2 दिया गया। ठीक है, सूची 1 में मिशन दिया गया है, कुछ एक तरफ ईस्वी दिए गए। तो इसका कूट देख लेते हैं। सूची, इसका कूट क्या हो जाएंगे, एक मिनट, कहाँ चला गया, कूट में इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4, है ना। 3142 3142 मैच करना 3142 के साथ, 3142 के साथ। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम 314 और 2। ठीक है, तो पहला का क्रिप्स मिशन 3 हो जाएगा, 1942 हो जाएंगे, है ना, 1942 में। फिर उसके बाद गांधी जिन्ना वार्ता 1944 में हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस की बात करें तो 1945 में, और कैबिनेट मिशन की बात करें तो 1946 में। ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942 में, गांधी जिन्ना वार्ता 1944 में, शिमला कॉन्फ्रेंस की बात करें 1945 में,
कैबिनेट मिशन की बात करें तो 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। नेहरू की अंतरिम सरकार ने वित्त मंत्री का नाम था, है ना, तो इसका नाम था लियाकत अली खां। नेहरू की अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री का नाम था लियाकत अली खां, जो कब बने थे? 24 अगस्त 1946। ठीक है, 24 अगस्त 1946। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि को प्रणाम किया था? तो सहायक संधि को किस गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा कब किया गया था? इसे 1798, है ना, और कब तक? 1805 तक भारत गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा तैयार किए गए थे। भारत में किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि को प्रणाम किया था? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है ना। दिए गए कूटों का उपयोग करके, एक तरफ पुस्तक दिए गए, एक तरफ लेखक दिए गए। ठीक है, एक तरफ पुस्तक है, एक तरफ लेखक दिए गए। बोल रहा कि गुलाम इब्राहिम, तो गुलाम इब्राहिम किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये हो जाएगा मोहम्मद कलीम, है ना, मोहम्मद कलीम। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा मोहम्मद कलीम फरिश्ता, मोहम्मद कलीम फरिश्ता। उसके बाद सेकंड पे आते हैं, तारीख है फिरोज शाही, तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो जियाउद्दीन बर्नी। तारीख है फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। मुंतखाब उत तवारीख, है ना, मुंतखाब उत तवारीख, ये किसके द्वारा रचित है? तो अब्दुल कादिर बायदूनी, है ना, अब्दुल कादिर बादूनी के द्वारा। उसके बाद आते हैं अकबरनामा, तो अबुल फजल, अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। कूट को मैच करना है, इसमें भी दिया गया कूट को मैच करना है। एक तरफ दिया गया है, ईस्वी दिया गया है, एक तरफ भारत में आए कुछ विदेशी कंपनी और, ठीक है। बोला कि भारत में पुर्तगाली व्यापार का आगमन कब किया गया था? तो ये 1503 ईस्वी में। 1503 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में। उसके बाद बात करते हैं तो डच है जो कब आया था? 1600। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो 1602 में, 1602 में हो जाएंगे। ठीक है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो 1600 ईस्वी में। एक मिनट फिर से इसको मैं, पहला हो जाएंगे भारत में पुर्तगाली व्यापार हो जाएंगे, तो इसका क्या हो जाता है? 1503 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ये 1600 ईस्वी में हो जाएंगे। ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो 1664 में, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो 1602 ईस्वी में किए गए। ठीक है, ये मैच कर लेना सभी को। देखिए आप लोग, इसका कूट क्या हो जाएंगे? कूट नंबर 1 हो जाएंगे। कूट क्या हो जाएंगे? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से जिस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है उसका नाम क्या है? तो बोलते हैं उसका यजुर्वेद, है ना। निम्नलिखित में से जिस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है उसका नाम है, तो ये क्या हो जाएंगे? यजुर्वेद यानी क्या होता है? इससे यज्ञों का नियमों एवं विधि विधानों का संकलन किया गया है। यजुर्वेद में
यज्ञ और विधि विधान का संकलन किया गया। भारत में किस सूफी संत ने सूफियों के सुहरावर्दी पंथ की स्थापना की थी? ये हो जाएगा बहाउद्दीन जकारिया। भारत में किस सूफी संत ने सूफियों के सुहरावर्दी पंथ की स्थापना की थी? बहाउद्दीन जकारिया ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मुख्य उद्देश्य था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? एक विशाल स्थानीय सेना का भरण पोषण करना। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मुख्य उद्देश्य क्या था? एक विशाल अस्थायी सेना का भरण पोषण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे, राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका अकबर का मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं इसको। मुख्य उद्देश्य था अकबर की क्या? मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना, है ना। राजपूतों के साथ दोस्ती, मुगल साम्राज्य को क्या करना? शक्तिशाली बनाना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए एवं नीचे दिए कूट के आधार पर उत्तर चयन कीजिए। तो सबसे पहले कूट को देख लेते हैं। कूट क्या हो जाएंगे इसका? कूट नंबर 4। कूट क्या हो जाएंगे? 4 2 4 1 3 2 4 1 3 कूट हो जाएंगे। तो इसको एक बार हम लोग सजा लेते हैं। पहला नंबर क्या हो जाएंगे? पहला हो जाएंगे 2, है ना। 2 हो जाएंगे पहला नंबर 2। उसके बाद 4, ये दूसरा नंबर 2 4 1, फिर 1 हो जाएंगे तीसरा नंबर, 3 हो जाएगा चौथा नंबर। 2 4 1 3, यानी सबसे पहले हो गया पृथ्वीराज चौहान की पराजय। कब हुई थी पृथ्वीराज चौहान की पराजय की बात करते तो 1192 में, 1192। उसके बाद सेकेंड नंबर का कुतुब मीनार का निर्माण, है ना। उसके बाद क्या गया था? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद फिर थर्ड में आते हैं, बाजार में कीमतों में सुधार की गई थी। बाजार में कीमतों में सुधार की गई थी। उसके बाद राजधानी स्थानांतरण हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय। क्या? 1327 ईस्वी में, 1327 क्या की गई थी? राजधानी को स्थानांतरण की गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएंगे सेकेंड नंबर में कुतुब मीनार का निर्माण, थर्ड नंबर में बाजार कीमतों में सुधार, और फोर्थ नंबर में राजधानी स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है कि इसमें अमीर खुसरो, इब्न बतूता, मिनहाज सिराज और जियाउद्दीन बर्नी, है ना। तो इसको हम लोग मैच करते हैं। एक तरफ लेखक दिया गया है, एक तरफ पुस्तक के नाम दिया गया है। तो अमीर खुसरो क्या हो जाएंगे? तुगलकनामा। अमीर खुसरो किसकी रचना की थी? तुगलकनामा। इब्न बतूता की बात करें तो रेहला, है ना। इब्न बतूता की बात करें तो रेहला की रचना। मिनहाज सिराज की बात करें तो मिनहाज और सिराज की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे? तवा के नासरी। जियाउद्दीन बर्नी की बात करें तो तारीख फिरोज शाही। जियाउद्दीन बर्नी की बात करते हैं तो क्या हो जाएंगे? तारीख फिरोज शाही। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। अमीर खुसरो की बात करें तो तुगलकनामा, इब्न बतूता की बात करें तो रेहला, है ना। और मिनहाज सिराज की बात करें तो तवाक़ नासरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे, तुर्क शासक शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था? तो इसका क्या हो जाएंगे? तराइन का द्वितीय युद्ध, है ना। तराइन का द्वितीय युद्ध की बात करें तो 1191 ईस्वी में, है ना। 1191 ईस्वी में की गई थी। पृथ्वीराज चौहान और
मोहम्मद गोरी के बीच किया गया था। सॉरी, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में की गई। तराइन के प्रथम युद्ध की बात करें तो 1191, और तराइन की द्वितीय युद्ध की बात करें तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान में क्या हो गया था, ये पराजय हुआ था। किसकी? गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को क्या किया था, द्वितीय युद्ध में पराजय कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कुषाण काल में मथुरा मूर्तिकला का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ मूर्तियों की किस पत्थर से बनाई जाती थी? तो इसका क्या हो जाएगा, लाल बलुआ पत्थर से। लाल बलुआ पत्थर से कुषाण काल में मथुरा मूर्तिकला का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ मूर्तियाँ किस पत्थर से बनाई जाती थी? तो हो जाएगा लाल बलुआ पत्थर से। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजाइए तथा दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन करना। इसमें भी क्या किया गया, कूट का प्रयोग दिया गया। कूट देख लेते हैं। तो कूट इसका क्या हो जाएगा, 4 नंबर, यानी सबसे पहले 2, फिर 4, फिर 1, फिर 3, है ना। पहले 2, 4, 1, 3। तो यहाँ पे देख लेते हैं 2, इसके फर्स्ट नंबर हो जाएंगे 2, 4, 2, 4, 1, उसके बाद 3, ये 4 नंबर। तो पहले कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध की बात करें तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। फिर अशोक की मृत्यु की बात करें, दूसरा में अशोक की मृत्यु कब हुई थी, 232 ईसा पूर्व में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तीसरा नाम है कनिष्क का राज्याभिषेक। तो कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था 78 यानी 78 ईस्वी में हुआ था। फिर उसके बाद बात करते हैं किसका, चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल 375 से 445 ईस्वी, है ना। ये क्या हो जाएगा, 375 से 445 ईस्वी, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, है ना। पहले क्या हो जाएंगे, कलिंग युद्ध, फर्स्ट नंबर में कलिंग युद्ध हो जाएंगे, ये फर्स्ट हो जाएंगे, नंबर 1। सेकंड नंबर की बात करते हैं तो अशोक की मृत्यु। थर्ड नंबर की बात करते हैं तो कनिष्क का राज्याभिषेक। और फोर्थ नंबर की बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। इसमें भी सूची का मैच करना है। देखिए इसमें एक तरफ सूची दिए गया, एक तरफ इसका कूट देख लेते हैं हम लोग। क्या है, कूट 4, 1, 2, 3। क्या क्या दिया है, 4, 1, 2 और 3। तो पहला लिख लेते हैं 4, फिर 1, 2 और 3। तो पहला को 4 से मैच करेंगे, लॉर्ड डलहौजी क्या हो जाएगा, उत्तराधिकारी और अपहरण सिद्धांत, ठीक है। फिर लॉर्ड रिपन, स्थानीय स्वायत्त शासन। फिर उसके बाद बात करते हैं लॉर्ड कर्जन, तो बंगाल विभाजन 1905, है ना, बंगाल विभाजन 1905। उसके बाद बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक्स की बात करें तो सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था, 1928 में, सॉरी 1828 ईस्वी में की गई थी। तो पहले इसको मैच कर लिए, क्या क्या हो गया, पहला नंबर में हो गया लॉर्ड डलहौजी, उत्तराधिकारी अपहरण सिद्धांत का। सेकंड नंबर लॉर्ड रिपन, स्थानीय स्वायत्त शासन। फिर उसके बाद लॉर्ड कर्जन की बात करें तो बंगाल विभाजन। लॉर्ड विलियम बेंटिक्स की बात करें तो सती प्रथा का उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, बंगाल में दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में का हुआ था? इसका क्या होगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। द्वैत शासन शुरुआत जो हुआ था बंगाल में 1765 ईस्वी में माना जाता है इसको,
है ना, शुरुआत जो था लियो कार्टिस को माना जाता है। दोहरा शासन व्यवस्था किसको माना जाता है? लियो कार्टिस को माना जाता है। बट इसको बंग दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर जनरल में हुआ था? लॉर्ड बारिंग हेस्टिंग्स के शासनकाल में। दीवान का पद अवध राज्य में किस परिवार के पास रहा था? दीवान का पद अवध राज्य में किस परिवार के पास रहा था? तो इसका हो जाएंगे नीलकंठ नागर एक गुजराती ब्राह्मण के पास। नीलकंठ नागर एक गुजराती ब्राह्मण के पास। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। इसमें भी सूची का क्या करना है? मैच करना है। इसका सूची देख लेते हैं। सूची क्या हो जाएंगे? इसका हो जाएंगे 3 नंबर 3 1 4 3 1 3 सॉरी 2 1 3 4 2 1 3 4। तो इसको मैच करते हैं। पहला 2 1 3 फिर 4 नंबर 2 1 3 4। सूरसेन तो क्या हो जाएंगे? मथुरा। सूरसेन किसका हो जाएंगे? मथुरा राजधानी। एक तरफ दिया गया महाजनपद, एक तरफ राजधानी। ठीक है, सूरसेन मथुरा। गंधार की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे? तक्षशिला। गंधार तक्षशिला हो जाएंगे। कौशल की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे अयोध्या। और वैशाली की बात करते हैं तो ये बज्जी हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 पे सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों की पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम था। तो उस पार्टी का क्या नाम था? खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार। और खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने लाल कुर्ती नामक आंदोलन चलाया था। ठीक है, इन्होंने लाल कुर्ती नामक आंदोलन को भी चलाया था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद के द्वारा कब किया गया था? 1997 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, जिसे ने 1909 मतलब 1909 में फिर सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण कराया गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पर आता है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में 1942 में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 पर। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 26 से ज्योग्राफी का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित कथन और कारण के ध्यान में रखते हुए दिए गए कूटों में अपने सही उत्तर का चयन करें। पहला दिए गए कथन में सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। ठीक है, कथन 1 में दिया गया। फिर बोला गया कथन 2 आर में शुक्र ग्रह का संघनन वायुमंडल पाया जाता है। तो इसका क्या हो जाएंगे? इसका हो जाएंगे आर ए दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है ना। आर ए दोनों सही है, परंतु आर है जो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। शुक्र ग्रह का सघन वायुमंडल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। आधार तल में ऋणात्मक परिवर्तन होने से निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण संभव है? तो इसका हो जाएंगे संरचनात्मक सोपान। आधार तल में ऋणात्मक परिवर्तन होने से निम्नलिखित में से किस
स्थलाकृति का निर्माण संभव है, तो ये हो जाएगा संरचनात्मक सोपान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 28 पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक धारा अन्य धाराओं से भिन्न है? तो ब्राज़ील की धारा की बात करें तो अन्य धाराओं से भिन्न है, तो ये ब्राज़ील की धारा है ना, ये जो क्या है अन्य धाराओं से भिन्न है। लेब्राडोर, फॉकलैंड और कनारी धारा है ना, ये सारे बात करें तो ये कैसा है? ठंडी, ये ठंडी है, ये ठंडी जलधारा है। और जबकि ब्राज़ील की बात करें तो ये गर्म है, ब्राज़ील की बात करें तो एक गर्म जलधारा है। ये सभी जलधाराएं कहाँ पे पाई जाती है? अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। ये सभी धाराएं अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया सूची 1 को सूची 2 से मैच करना। दक्षिणी अफ्रीका है ना, एक तरफ क्या क्या है, अब देश का नाम है, एक तरफ घास के मैदान है, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो वेल्स, दक्षिण अफ्रीका में क्या है? वेल्स है, ठीक है। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में क्या हो जाएंगे? डॉन्स हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में डॉन्स हो जाएंगे। उसी तरह और फिर दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका में पम्पास पाए जाते हैं, और दक्षिण अफ्रीका में वेल्स। अफ्रीका और अमेरिका थोड़ा सा इसको देख लेना है। और उत्तरी अमेरिका की बात करें तो ये प्रेयरी, ठीक है। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो ये क्या हो जाएंगे? प्रेयरी हो जाएंगे, है ना। कोट के सहारे, यानी दक्षिणी अफ्रीका की बात करें तो क्या हो जाएंगे? वेल्स हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो क्या हो जाएंगे? डॉन्स हो जाएंगे, पता है सभी को। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो ये क्या हो जाते हैं? दक्षिण अमेरिका में बात करें तो ये पम्पास हो जाते हैं। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो प्रेयरी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे। उस स्थान का नाम बताएं जहाँ पे भारत में भूकंप प्राय आता है। तो उस स्थान का क्या नाम है? कच्छ, है ना। कच्छ कहाँ पे पड़ते हैं? ये गुजरात में, ठीक है। कच्छ कहाँ पे पड़ते हैं? गुजरात में। उस स्थान का नाम बताएं जहाँ भारत में भूकंप प्राय आता है। तो क्या हो जाएंगे? कच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। इसमें भी इसका देख लेते हैं। सूची 1 में क्या हो जाएंगे? कूट 3 1 2 4, है ना। 3 1 2 4 इसको मैच करते हैं 3 1 2 4 के साथ। पहला नंबर 3 1 2 और 4। अब इसको हम मैच करते हैं आसानी से। हीराकुंड बांध, एक तरफ बहुउद्देशीय परियोजना दिया गया है, एक तरफ नदी दिया गया है ना। तो हीराकुंड की बात करते हैं तो हीराकुंड हो जाएगा महानदी, उड़ीसा में। सरदार सरोवर की बात करते हैं तो नर्मदा नदी, ठीक है। उसका राणा प्रताप सागर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा चंबल नदी, ठीक है। ये चंबल नदी। नागार्जुन की बात करते हैं तो ये कृष्णा नदी पे, किस नदी पे? कृष्णा नदी पे की गई थी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे। कोरोमंडल तट का विस्तार, है ना। कोरोमंडल तट का विस्तार पूछा गया। तो कहाँ तक? कुमारी अंतरीप के कृष्णा नदी डेल्टा तक है। कुमारी अंतरीप के कृष्णा नदी डेल्टा तक है। कृष्णा नदी डेल्टा से गंगा नदी के डेल्टा तक, बोल रहा है कृष्णा नदी के डेल्टा से गंगा नदी के डेल्टा तक ये गोलकुंडा तट हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएंगे? गोलकुंडा।
है ना, गोलकुंडा तट हो जाएंगे। उसी तरह गोदावरी की बात करते हैं, ठीक है। गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग उत्तरी सरकार तट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है, तो ये बिहार में भांगर मिट्टी की बात करते हैं पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में, है ना। बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है तो ये कहाँ का, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, इसको हम लोग देखते हैं। इसको ये क्या हो जाएंगे, सकाई, सकाई जो है जापान में, ये सही सुमेलित नहीं है। अगर सकाई एक तरफ जनजाति दिया गया है तो एक तरफ क्षेत्र है, एक तरफ ये क्या है जनजाति है, एक तरफ क्या दिया गया, क्षेत्र दिया गया, ठीक है। तो सकाई की बात करते हैं तो ये मलाया प्रायद्वीपीय मलेशिया में, है ना। ये पे कहाँ पे है, ये मलाया एवं मलेशिया में, मलाया और मलेशिया में बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जगह कम है यहाँ पे, आप लोग इसको देख लीजिएगा, मलेशिया। उसके बाद सेमांग की बात करते हैं तो ये कहाँ पे बात करते हैं, सेमांग कांगो मलाया के पर्वत भाग या अंडमान फिलीपींस और मध्य अफ्रीका में, ठीक है। मसाई की बात करते हैं तो ये पूर्वी अफ्रीका में जो क्षेत्र पड़ता है टांगानिक, केन्या एवं पूर्वी उगांडा के पठारी क्षेत्र में, ठीक है। मसाई बद्दू की बात करते हैं तो बद्दू कहाँ पे आ जाता है, केन्या में। बद्दू है जो कहाँ पे, केन्या, जो अरब के उत्तरी भाग के हमद और नेफद मरुस्थल में है, हमद और नेफद मरुस्थल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, तो दक्षिण भारत की लगभग सभी को पता होंगे, ये गोदावरी के नाम से जाना जाता है, गोदावरी नदी के नाम से। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, तो ये हो जाएंगे गोदावरी नदी। कौन सा देश खनिज तेल का निर्यातक नहीं है, नहीं पूछा गया है इसमें, तो चाइना खनिज तेल का निर्यातक नहीं है। खनिज तेल के निर्यातक की बात करते हैं तो सऊदी अरब, इंडोनेशिया, ठीक है। उसके बाद वेनेजुएला, म्यांमार, उसके बाद रोमानिया, मैक्सिको, फिर कुवैत देश, ये सारे क्या है, ये खनिज तेल का निर्यातक देश है। चीन की बात करें तो ये निर्यातक देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम पर तीर्थ स्थित है, कौन सा तीर्थ है, तो ये हो जाएंगे देव प्रयाग, है ना। अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम पर स्थित तीर्थ को देव प्रयाग कहते हैं। देव प्रयाग जो क्या है, गंगा नदी वास्तव में भागीरथी और अलकनंदा नदियों का ही सम्मिलित रूप है। अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलके ही गंगा नदी बनाती है। इसको हम कहाँ पे मिलती है, देव प्रयाग में मिलती है, यही है देव प्रयाग। गंगा नदी हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है, और गंगा नदी है जो हरिद्वार में कहाँ पे, मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 38। भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करने वाला राज्य की बात करते हैं, तो सर्वाधिक उत्पादन राज्य की बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएंगे, है ना। उत्तर प्रदेश हो जाते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र हो जाते हैं सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 39 पे, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधे सर्वाधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हो जाएंगे उष्णकटिबंध घास के क्षेत्र में। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधे सर्वाधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय घास
प्रदेश जिनका विस्तार कितना से कितना है, 5 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के बीच में पाया जाता है। उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच में पाया जाता है। इस घास प्रदेश में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधे सर्वाधिक होते हैं, इसलिए इस प्रदेश को विश्व प्रसिद्ध चिड़ियाघर कहते हैं इसको, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40, देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त होता है? तो बिहार की बात करते हैं तो ये 36%, लगभग 36% देश के कुल खनिज उत्पादन में बिहार में कितना प्रतिशत है? 36% है। क्वेश्चन नंबर 41 पे, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो विश्व के सबसे लंबा रेल मार्ग की बात करें तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो मॉस्को व्लादिवोस्तोक लाइन है ना, जिसकी लंबाई लगभग बात करें तो 9 to 89 कितनी है? 9 to 89 किलोमीटर। यह पश्चिमी में रूसी शहर मॉस्को को पूर्व में व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना। एक तरफ नदी है, उसकी सहायक नदियाँ दिया गया है ना। तो कूट इसका देख लेते हैं। कूट क्या दिया गया है? कूट है 4 3 2 1 है ना, 4 3 2 1। नीचे से दिया गया है 4 हो जाएंगे, 3 2 4 1 है ना, ऊपर से नीचे। कृष्णा नदी की बात करें सहायक नदी, तो कृष्णा की सहायक क्या हो जाएंगे? भीमा। ब्रह्मपुत्र की हो जाएंगे तीस्ता। गोदावरी की बात करते हैं तो इंद्रावती हो जाएंगे। यमुना की सहायक नदी तो चंबल हो जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। कृष्णा की सहायक नदी भीमा हो जाएंगे। इसके अलावा बात करें तो तुंगभद्रा हो जाएंगे, मूसी हो जाएंगे, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा। उसके बाद दूधगंगा की बात करें, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, ये सारे सहायक नदियां हैं है ना कृष्णा की। ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो तीस्ता हो जाएंगे। तीस्ता के बाद दिहांग हो जाएंगे। उसके बाद देहांग हो जाएंगे, सेसरी हो जाएंगे, नोवा हो जाएंगे। ये सारे क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। गोदावरी की बात करते हैं तो इंद्रावती हो जाएंगे। उसी तरह यमुना की बात करें चंबल, बेतवा और केन है ना, केन हो जाएंगे, बेतवा हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पे निम्नलिखित एक तरफ दिया गया कथन दिया गया है, कूट के सहारे से क्या करना है? उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। एक तरफ कथन 1, कथन 2 आर दिया गया है, ए और आर। भूमध्य सागरीय प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती है। ठीक है, बोला गया। अब दूसरा कथन में बोला है कि ग्रीष्म ऋतु में व्यापारिक पवन इस प्रदेश के ऊपर से नहीं बहती है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, इसका क्या हो जाएंगे? ए सत्य है परंतु आर क्या हो जाएंगे? ए सत्य है परंतु आर गलत है ना। क्या बोला गया है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है? वर्षा नहीं होती है। और ग्रीष्म ऋतु में व्यापारिक पवन इस प्रदेश के ऊपर से नहीं बहती है। तो क्या बोल रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में व्यापारिक पवन की पेटी ध्रुवों की ओर खिसक जाती है, जिसके कारण यह प्रदेश वाणिज्य हवाओं के प्रभाव में आ जाता है। तो क्या हो जाएंगे? ए सही और आर क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 44 पे। चूने की चट्टान पर अपक्षय की क्रिया कहलाती है। तो इसका क्या हो जाएंगे? उपयुक्त सभी है ना, उपयुक्त सभी। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन। चूने की चट्टान पर अपक्षय की क्रिया कहलाती है रासायनिक, भौतिक और जैविक परिवर्तन, ये सारे। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। मसाई आदिम जाति का मूल निवास स्थान है।
तो इसका मूल निवास स्थान की बात करें तो पूर्वी अफ्रीका का सवाना घास क्षेत्र। मसाई आदिम जाति का मूल निवास क्षेत्र है पूर्वी अफ्रीका का सवाना घास क्षेत्र। जैसे में केनिया एवं पूर्वी युगांडा के पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। केनिया और युगांडा के पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 मानव बोल रहा है कि मानव एक यातायात नियंत्रण के समान है जो प्रगति की गति को बदल सकता है, दिशा को नहीं। यह कथन संबंधित है। तो ये नव निश्चयवाद से। मानव एक यातायात के नियंत्रण के समान है जो प्रगति की गति को बदल सकता है, दिशा को नहीं बदल सकता है। ये नव निश्चयवाद से संबंधित है। नव निश्चयवाद को रोको और जाओ का सिद्धांत भी कहा जाता है। रोको और जाओ का सिद्धांत भी कहते हैं इसको। और इसकी प्रणेता की बात करें तो ग्रिफिथ टेलर को माना जाता है। किसको? ग्रिफिथ टेलर को। क्वेश्चन नंबर 47 में आता है कि टोडा जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो ये क्या हो जाएंगे? इलायची और नीलगिरी की पहाड़ियाँ। टोडा जनजाति का निवास क्षेत्र है इलायची और नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 48 पे। भारत में चीनी उद्योग का स्थानीयकरण उत्तर से दक्षिण की ओर खिसक रहा है। उत्तर से दक्षिण की ओर खिसक रहा है, इस कथन का मुख्य कारण है। तो इसका क्या कारण? गन्ने की अधिक उपज एवं सुक्रोज की मात्रा। बोल रहा है कि गन्ने की अधिक उपज एवं सुक्रोज की मात्रा उत्तर से दक्षिण की ओर खिसक रहा है। तो मुख्य कारण बात करें गन्ने की अधिक उपज एवं सुक्रोज की मात्रा के कारण। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। एक तरफ कोट के सहारे दिया गया है। कोट में देख लेते हैं क्या हो जाएंगे। 3 इसका आंसर 3 4 2 1 है ना। 3 4 2 1 यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 3 4 2 1। अब हम लोग मैच करते हैं ग्रेनाइट के क्या हो जाएंगे? नीस। ठीक है। एक तरफ चट्टान दिया गया है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया गया। चट्टान है एक तरफ इसका क्या है? रूपांतरिक चट्टान है। इसको बोलते हैं रूपांतरिक चट्टान। तो ग्रेनाइट का नीस हो जाएगा। ग्रेवो की बात करते हैं तो ग्रेवो क्या हो जाएंगे? एक सर्पेंटाइन हो जाएंगे, है ना। सर्पेंटाइन हो जाएंगे। वालुका पत्थर की बात करते हैं तो वालुका पत्थर क्या हो जाएंगे? क्वार्ट्ज हो जाएंगे, क्वार्ट्जाइट। सेल की बात करते हैं तो सेल क्या है? एक स्लेट है। क्या है? स्लेट है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ग्रेनाइट क्या है? नीस है। ग्रेवो की बात करते हैं तो ग्रेवो एक सर्पेंटाइन है। बालुका पत्थर की बात करते हैं तो बालुका पत्थर क्या हो जाएंगे? क्वार्ट्जर हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला। उसके बाद सेल की बात करते हैं तो ये स्लेट हो जाएंगे। सेल क्या हो जाएंगे? ये स्लेट हो जाएंगे। इसका क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है तो एरेबस अलास्का ये सही सुमेलित नहीं है। ये क्या हो जाएगा? एरेबस की बात करते हैं तो आर्कटिक में रॉस। आर्कटिक में रॉस। ठीक है। बियूबिसियस ये कहाँ पे पाया जाता है? बियूबिसियस इटली। ठीक है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। ठीक है। फिर मोनालोआ हवाई द्वीप में है। ठीक। मोनालोआ हवाई। ओजेस डेल सलेडो की बात करते हैं तो अर्जेंटीना चिली में पाए जाते हैं, है ना। ज्वालामुखी ये क्या दिया गया? एक तरफ ज्वालामुखी एक तरफ देश है ना। ये सभी को पता है। एक तरफ क्या दिया गया है? ये ज्वालामुखी है, एक तरफ देश से मैच करना। तो मोनालोआ हवाई द्वीप में पाए जाते हैं। उसके बाद कोटोपैक्सी इक्वाडोर में पाए जाते हैं।
और एरेबस की बात करते हैं तो आर्टिक में रॉक्स यहाँ पाए जाते हैं। ब्यूबियस की बात करें तो इटली में पाए जाते हैं। इसके अलावा बात ओजस डेल सलाडो है ना, ओजस डेल सलाडो की बात करें तो अर्जेंटीना और चिली में पाए जाते हैं। माउंट एटना की बात करें तो माउंट एटना की बात करें तो सिसिली यानी इटली में पाए जाते हैं। ये भी कहाँ पे, इटली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्या बोल रहा है, कौन सी योजना 100 दिन तक रोजगार दिलाती है? तो इसको क्या क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना एक कब चालू हुई थी? 2005 में, है ना, 2005, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। किसी वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग होने पर उसकी मांग हो जाती है। उसकी मांग क्या हो जाएंगी? अधिक लोचदार। किसी वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग होने पर उसकी मांग क्या हो जाती है? अधिक लोचदार हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। एक तरफ अर्थशास्त्री दिया गया है, एक तरफ उसके सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है। एक तरफ अर्थशास्त्री, एक तरफ उसके सिद्धांत। अर्थशास्त्री में बात करते हैं तो W.S. जेवंस W.A. जेवंस। इसका एक बार कूट देख लेते हैं। कूट क्या हो जाएंगे? 2 3 4 1, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं 2 3 4 1। W.S. जेवंस, इसकी बात करते हैं तो सूर्य के धब्बों का सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद हायेक की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? अति निवेश का सिद्धांत, ये वाला हो जाएंगे। J.R. हिक्स की बात करते हैं तो गुणक त्वरक, क्या हो जाएंगे? गुणक त्वरक का सिद्धांत। हार्ट्रे की बात करते हैं तो मौद्रिक सिद्धांत, ठीक है। मौद्रिक सिद्धांत एक बार फिर से देख लीजिए इसको। W.S. जेवंस क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अति निवेशक का सिद्धांत। W.S. जेवंस हो जाएंगे सूर्य के धब्बे का सिद्धांत। उसके बाद आते हैं हायेक बोल रहे हैं तो अति निवेशक का सिद्धांत। J.R. हिक्स की बात करें तो गुणक त्वरक का सिद्धांत। हार्ट्रे की बात करें तो मौद्रिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है तो क्या हो जाएगा सही? मांग वक्र कीमत उपभोग वक्र से उपयुक्त किया जा सकता है। बोल रहा है कि जो मांग है वक्र कीमत उपभोग वक्र से उत्पन्न किया जा सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 55 पे। 55 में क्या बोला जा रहा है कि उत्पादक निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजार में उत्पाद के मूल्य और गुणवत्ता के संदर्भ में मनमाना व्यवहार कर सकते हैं? तो इसका क्या हो जाएंगे? एकाधिकार। क्या हो जाएंगे? एकाधिकार। उत्पादक निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजार में उत्पाद के मूल्य और गुणवत्ता के संदर्भ में मनमाना व्यवहार कर सकते हैं? तो एकाधिकार, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 56 पे। निम्नलिखित में से कौन सी घटक विकासोन्मुखन राजकोषीय नीति का भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा बैंक दर। क्या हो जाएंगे? बैंक दर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक प्राप्तियों के अंतर्गत पूंजीगत प्राप्तियों में सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा सार्वजनिक उद्योग और सेवाओं से आय। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक प्राप्तियों के अंतर्गत पूंजीगत प्राप्तियों में सम्मिलित नहीं है? तो हो जाएगा सार्वजनिक उद्योग सेवाओं से आय, ये नहीं है सम्मिलित। बाकी सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश, विदेशी ऋण अदायगी से प्राप्त, ये सारे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। विभेदात्मक एकाधिकार की स्थिति में यदि MR1 बड़ा है MR2 से हो तो एकाधिकारी क्या हो जाएंगे? इसका हो जाएंगे दूसरे बाजार का उत्पादन कम करके दूसरे बाजार का उत्पादन कम करके पहले बाजार में अधिक बिक्री करेगा, है ना। MR1 बड़ा MR2 से तो दूसरे बाजार का उत्पादन कम करके पहले बाजार में अधिक बिक्री करेगा। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। यदि देश में बेरोजगारी है तो मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के फलस्वरूप क्या हो जाएंगे? इस संबंध में यह नियम लागू नहीं होता है। क्या बोल रहा है कि इस संबंध में यह नियम लागू नहीं होता है। यदि देश में बेरोजगारी है तो मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के फलस्वरूप क्या हो जाएगा? तो बोल रहा है इस संबंध में यह नियम लागू नहीं होता। यदि देश में बेरोजगारी है तो मुद्रा के परिमाण के अनुसार मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के फलस्वरूप कोई असर नहीं होता है ना। क्या हो जाएंगे? कोई असर नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। 60 बोला जा रहा है कि भारत में निवेश आयोग की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी? तो ये हो जाएंगे अगस्त 1996 में। अगस्त 1996 में की गई थी। भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना अगस्त 1996 में की गई थी। 61 पे आते हैं क्वेश्चन 61। यहाँ से राजनीतिक शास्त्र का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किया गया था सन 1952 में। सन 1952 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 62 पे केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद की बात करें तो ये 7वें अनुच्छेद में हो जाएंगे, जिसमें क्या क्या आते हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समावर्ती सूची। अगर संघ सूची की बात करते हैं तो कितने विषय हैं उसमें? 97। संघ सूची में कितने विषय हैं? 97 संघ सूची। राज्य सूची में कितने हैं? 61। उसके बाद संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है, इसका क्या हो जाएंगे? ब्रिटेन संगनात्मक, ये क्या है? सही सुमेलित नहीं है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? एकात्मक। ठीक है। बाकी भारत संगनात्मक, ऑस्ट्रेलिया संगनात्मक, अमेरिका संगनात्मक। ब्रिटेन की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे? एकात्मक हो जाएंगे। शासन प्रणाली कैसी है ना। शासन प्रणाली की बात करें, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में संगनात्मक है। बाकी
ब्रिटेन में एकात्मक है। क्वेश्चन नंबर 64 पर लोकपाल विधेयक बिल अपने देश में पारित हुआ था, तो कब पारित किया गया था? सन 1996 में लोकपाल विधेयक बिल अपने देश में पारित हुआ था, सन 1996 में की गई थी। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से 300 कितना तक 23 315 से 323 में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिनका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। यह कथन किसका है? केटी शाह के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। यह कथन है केटी शाह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67 आते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 355। अनुच्छेद कितने हो जाएंगे? अनुच्छेद 355। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 52 से 60 तक क्या निहित है? आपातकालीन प्रावधानों का हिस्सा है। संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता थे, तो इसका देख लेते हैं। परामर्शदाता की बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएंगे? BN राव के द्वारा, है ना, BN राव के द्वारा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस सभा में वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया और बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं HC मुखर्जी को क्रमशः अध्यक्ष चुना गया और उपाध्यक्ष चुना गया और सर BN राव को सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, है ना, सभा का संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 69 पे आते हैं, गुटनिरपेक्ष विदेशिक नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुटनिरपेक्ष की बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। गुटनिरपेक्ष विदेशिक नीति का प्रतिपादन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है TH ग्रीन का। राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है, यह कथन है TH ग्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 71 पर, राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी प्राप्त करने के लिए किसी भारतीय राजनीतिक पार्टी को कम से कम कितने राज्यों से मतों के आधार पर मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है? बोला कि राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी प्राप्त करने के लिए किसी भारतीय राजनीतिक पार्टी को कम से कम कितने राज्यों से मतों के आधार पर मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है? तो इसका क्या हो जाएंगे? कम से कम 4 राज्य, कम से कम 4 राज्यों से। बोला जा रहा है कि 72 में प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया था? तो किसके द्वारा विकसित किया था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 73, संसद के किसी सदन की बैठक के लिए न्यूनतम गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? ठीक है, समस्त सदस्यों की संख्या का 1/10।
संसद के किसी सदन की बैठक के लिए न्यूनतम गण पूर्ति कितनी होनी चाहिए? समस्त सदस्यों की संख्या का 1/10। जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित है। तो जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से। जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित है लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 75 पे। संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होता है। तो संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होता है तो क्या हो जाएंगे इसका? लोकसभा के प्रति, है ना। संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह पर मनाने को बाध्य है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 74 पे। अनुच्छेद 74। भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य है? तो अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। इसमें बोला गया है कि संविधान के अनुच्छेद 74 में यह उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृतियों का प्रयोग करने में ऐसा सलाह के अनुसार कार्य करेगा। संकटकालीन स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकार, बोल रहा है कि संकटकालीन स्थिति में नागरिकों को मौलिक अधिकार क्या हो जाएंगे? स्थगित किए जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं? स्थगित किए जा सकते हैं। जब क्या है कि अनुच्छेद 358 में, जब 358 में अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का क्या महत्व है? 356 का महत्व बोला जा रहा है। इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है ना। राष्ट्रपति 356 का क्या महत्व बोला जा रहा है? तो इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 79 में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला क्या 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। 73वां, ठीक है, जो संविधान के भाग 9 में है और अनुच्छेद 243 के का से ना तक कुल 16 अनुच्छेद है। इसमें कितने? कुल 16 अनुच्छेद है। अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है इसमें तथा अनुसूची 11 का भी प्रावधान किया गया। जॉर्ज लॉक के अनुसार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार है जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार। जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार है जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में बोला जा रहा है भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने मसौदा समिति का गठन किया था। तो इसका क्या हो जाएंगे? 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया और भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को क्या अपनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में क्या हो गया? लागू हो गए थे। अगला क्वेश्चन 82 महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के लिए किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम है? तो पुस्तक की बात करते हैं तो हिंद स्वराज में
किस पुस्तक में लिखा गया है? ये हिंद स्वराज में। महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम है? तो हिंद स्वराज में। हिंद स्वराज की बात करते हैं तो ये कब पर 1909 में क्या की गई थी? प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 पे निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि ट्राइजेक्शन का निर्माण करता है? तो कौन सा दर्रा हो जाएंगे? तो देख लेते हैं। दीफू, है ना, दीफू दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं। दीफू भारत, चीन और म्यांमार के त्रिसंधि का निर्माण करते हैं। दीफू दर्रा। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था जिसमें सदस्य थे। तो सदस्यों की बात करें तो इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन सदस्य थे? ये बिहार बीपीएससी में भी कई बार पूछा गया सवाल है। तो सदस्यों की संख्या की बात करते हैं तो इसमें सदस्यों की संख्या, तो इसमें कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे जो भारत सचिव थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। उसके बाद आते हैं सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे एबी अलेक्जेंडर थे जो क्या थे? प्रथम लॉर्ड और नौसेना मंत्री थे। कौन कौन थे एक बार देख लीजिए। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे। गुजरात में अरुणाचल प्रदेश के समय का पश्चात का अंतराल कितना है? एक तरफ गुजरात है, एक तरफ अरुणाचल प्रदेश का समय का पश्चात कितना घंटे का अंतर है? लगभग कितना है? ये 2 घंटे का अंतर है ना। 2 घंटे का अंतर है, यानी कितना डिग्री का अंतर चलता है? यानी 30 डिग्री का, है ना। देशांतर की बात करें तो कितना का? 30 डिग्री का अंतर है ना। 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। 30 डिग्री यानी 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, इसलिए 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 120 मिनट, यानी 2 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 पे भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य बोल रहा है? भारत मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्याय संगत होते हैं। मौलिक अधिकार होते हैं जो न्याय संगत होते हैं और जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्याय संगत होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 पे क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में बोला जा रहा है कि आरबीआई द्वारा आवासीय वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन, है ना, हर्षवर्धन। आरबीआई द्वारा आवासीय वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इंटरनेट का उपयोग किया जाता है, तो इंटरनेट का उपयोग किया जाता है पैकेज स्विचिंग। इसको क्या बोलते हैं? पैकेज स्विचिंग, ठीक है। 89 पे आते हैं क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना देश के संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी। 51 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी। जो क्या हो गया? चार्टर पर 26 जून 1945 को 50 देशों ने प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। 26 जून 1945 को। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटरों में डिलीट की गई फाइलें में
चली जाती है तो डिलीट की गई फाइलें किसमें, तो रिसाइकल बिन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम रिसाइकल बिन में बोलते हैं। 91 पे आते हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब की गई थी। मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 1 जनवरी 1917 को, 1 जनवरी 1917 को की गई थी। इसमें क्या किया गया, देश के सभी जिलों में लागू किया गया था। यह पहले इंदिरा गांधी का मातृ सहायक योजना के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन 92 पे थे, 24वें संविधान संशोधन 1978 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है। तो अनुच्छेद की बात करते हैं तो इसमें अनुच्छेद की बात करते हैं तो 300 ए है ना, किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है, तो 300 के ए में 1978 में 24वें संविधान संशोधन द्वारा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर आते हैं 94 पे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को पास में अंगीकृत किया गया था। तो लाहौर प्रस्ताव को कब किया गया था अंगीकृत की बात करें तो 1940 में, है ना, 1940 में। 95 क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेवार होता है। तो इसको हम बोलते हैं एब्सिक एसिड, एब्सिक एसिड, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेवार होता है, एब्सिक एसिड। यहाँ से कुछ मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। जारा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। अगर जारा कप की बात करें तो किस खेल से संबंधित है, पोलो, है ना। किससे हो जाएंगे, ये पोलो से। एजरा कप किससे संबंधित है, ये पोलो से संबंधित है। 102 पे आते हैं, ऐसे कोई भी समाज निश्चित रूप से समृद्ध और खुशहाल नहीं हो सकता है जिसके सदस्यों का काफ़ी बड़ा हिस्सा गरीब और दयनीय स्थिति में हो। उपयुक्त कथन किसका है, तो उपयुक्त कथन की बात करें तो एडम स्मिथ का है ना। ऐसा कोई भी समाज निश्चित रूप से समृद्ध और खुशहाल नहीं हो सकता जिसके सदस्यों काफ़ी बड़ा हिस्सा गरीब और दयनीय स्थिति में, तो एडम स्मिथ का। क्वेश्चन 103 की बात है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है। तो पौधे के तने के विकास में मदद करने वाला हार्मोन को क्या बोलते हैं, जिब्रेलिन। क्या बोलते हैं इसको, जिब्रेलिन हार्मोन। 104 पे आते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण से पहले 1940 के द्वारा एक जो उद्देश्य था वो क्या था। एक उद्देश्य था कि जवाहरलाल प्रस्ताव किया गया था। एक उद्देश्य प्रस्तापित किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है 105 पे, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समय अवधि कितनी होती है। तो समय अवधि की बात करें तो 29 दिन से थोड़ा अधिक होती है। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच समय अवधि कितनी होती है, 29 दिन से थोड़ा अधिक। क्वेश्चन नंबर 106, इनमें से किसे आधुनिक अनुवंशिक के जनक के रूप में जानते हैं। जेम्स बाटसन को क्या बोलते हैं, ग्रेगर मेंडल को जानते हैं। किसको जानते हैं, एक ग्रेगर मेंडल को जानते हैं आधुनिक अनुवांशिक के जनक।
फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 107 पे आते हैं। आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो जाएंगे भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 8 अगस्त 1942 को। यहाँ से कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका क्या हो जाएंगे? अनुच्छेद की बात करते हैं 123। अध्यादेश किस पारित करता है? क्या अध्यादेश को लाने की शक्ति प्रदान की गई है राष्ट्रपति को? एक अनुच्छेद 123 में। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक था जिसे जरीन कलम गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो ये मोहम्मद हुसैन। इसको क्या बोलेंगे? इसको मोहम्मद हुसैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो दूसरी अनुसूची किससे संबंधित की बात करें तो इसका क्या हो जाएंगे? दूसरी अनुसूची की बात करें तो उस राष्ट्रपति, उपराज्यपालों, मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से। ठीक है, दूसरी अनुसूची का संबंध। 112 पे आते हैं कि हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौर और स्पीति घाटियाँ कुल्लू घाटी से द्वारा जुड़ी हुई है। ये हो जाएगा रोहतांग दर्रे के द्वारा। हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटियाँ कुल्लू घाटी से रोहतांग दर्रे द्वारा क्या किया गया? जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन आते हैं। जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं उसकी खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो कैरोलस लिनियस के द्वारा। जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? कैरोलस लिनियस के द्वारा। अगला क्वेश्चन आते हैं। एक सुक्रोज अणु में कार्बन परमाणु होते हैं 12। एक सुक्रोज अणु में कार्बन परमाणु होते हैं 12। ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? तो एक किससे सभी को पता होगा लगभग डॉप्सन इकाई में, है ना। ओजोन परत की इकाई डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। रवि, यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? तो इसका क्या हो जाएगा? लाइसोसोम, है ना। लाइसोसोम की खोज 1955 में डी डुबे ने किया था। इसका मुख्य कार्य कोशिकाओं के अंदर आवश्यक पदार्थों को विघटन करना। कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? तो लाइसोसोम। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो को क्वांटिटी और क्वालिटी अच्छा लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।